नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन एप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मयूरेश और आज हम डिस्कस करेंगे 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन किया है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे आज के डिस्कशन के टॉपिक्स है, तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स। तो रिसेंटली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने दो ब्लैक होल्स के मर्जर को डिटेक्ट किया है जो कि अनइक्वल मासेस के थे। इस इवेंट को GW190412 भी कहा जाता है। तो एक ब्लैक होल था 8 सोलर मासेस का और सेकंड था 30 सोलर मासेस का। तो सोलर मास यानी क्या? सन का मास जो कि अप्रोक्सीमेटली है 2 × 10⁻30 kg। तो एक यूनिक डिस्कवरी है क्योंकि इसके पहले जो भी ब्लैक होल्स के मर्जर पाए गए थे वो सिमिलर मासेस के थे। फर्स्ट टाइम अनइक्वल मासेस के ब्लैक होल्स को डिस्कवर किया गया है जिनका मर्जर हुआ है। तो जो इवेंट है आइंस्टाइन के थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को भी ये कंफर्म करता है। इस थियरी के अनुसार जो ब्लैक होल्स के मर्जर से ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती है। तो ब्लैक होल यानी क्या? स्पेस के अंदर ऐसी जगह जहां पे टाइनी स्पेस में बहुत ज्यादा मैटर को वहां पे स्क्वीज किया जाता है, जहां पे ग्रेविटी और डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और उसका जो ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर पाती, इसलिए वो ब्लैक दिखाई देता है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के टकराने से फिर मर्जर से निकलते हैं ग्रेविटेशनल वेव। तो LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जो कि लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। हमारा सेकंड टॉपिक है बसवा जयंती। तो रिसेंटली 26 अप्रैल के दिन ग्लोबल बसवा जयंती को मनाया गया डिजिटली। तो लॉर्ड बसवन्ना, उनको बसवेश्वरा भी कहा जाता है, जो कि 12th सेंचुरी के फिलोसोफर पोएट थे और जिन्होंने लिंगायत फेथ की स्थापना की। इनका जन्म हुआ था बागेवाड़ी जो कि आज के बीजापुर कर्नाटक के अंदर है। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स की स्थापना की जिनको बोला जाता है अरिबू यानी ट्रू नॉलेज, फिर आचारा यानी राइट कंडक्ट एंड अनुभव यानी राइट एक्सपीरियंस। इन्होंने होलिस्टिक अप्रोच भी दिया जिसको कहा जाता है लिंगाय योगा यानी यूनियन ऑफ डिवाइन। तो फिर कल्याणी के अंदर कालोचूरा डायनेस्टी के किंग बिजला, इन्होंने बसवेश्वरा जी को प्राइम मिनिस्टर करके अपॉइंट किया। फिर बसवन्ना ने सोशल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया, सुपरस्टिशन को, जेंडर इनइक्वालिटी को, इस सभी को अपोज किया अपने पोएट्री के द्वारा जिसको कहा जाता है वचनास। इन्होंने नए पब्लिक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जिसको कहा जाता है अनुभव मंतपा यानी हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जहां पे मेन और वुमेन सभी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के उनका स्वागत किया जाता था। इनसे एक डिवोशनल मूवमेंट को इंस्पिरेशन मिली जिसका नाम है वीरशैवास यानी शिवा की भक्ति, शिवा के वर्शिपर। इन्होंने शरण मूवमेंट को भी लीड किया जो सभी कास्ट के लोगों को एक्सेप्ट करता था। तो उनका प्रैक्टिकल अप्रोच था कि कल्याण राज को एस्टेब्लिश करना यानी वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना। उनके सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स थे कायाका यानी डिवाइन वर्क, दसोहा यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन के थेम्स नदी के किनारे इनके स्टैच्यू का अनावरण किया। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेलफेयर स्टेट कहाँ पे आता है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर, DPSP के अंदर या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट टॉपिक है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रिसेंटली नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने रिकमेंड किया है कि जो दिहिंग पटकाई 11th सेंचुरी या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे माइनिंग, कोल की माइनिंग की जा सकती है। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी आसाम के अंदर। आप यहाँ पे इसका लोकेशन देख सकते हैं, आसाम के नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको मिलेगी देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसे जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है और यहाँ से गुजरती है देहिंग रिवर। और आप ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पटकाई हिल्स के फुट हिल्स पे आपको मिलेगी। तो इंडिया के अंदर एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके अंदर आपको 7 डिफरेंट कैटेगरीज के वाइल्ड कैट्स मिलेंगे, जैसे कि टाइगर, फिर लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट और मार्बल कैट। तो देहिंग पटकाई जो है एक डेसिडियस रेन फॉरेस्ट है। तो हम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बेसिक्स में जाते हैं। तो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आता है।
इस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक एडवाइजरी बोर्ड है, इसके डिसीजन जो होते हैं बाइंडिंग नहीं होते, और इसी स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, इसके चेयरमैन होते हैं एनवायरमेंट के मिनिस्टर। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा राइनोसिरोस कौन से नेशनल पार्क या फिर कौन से स्टेट के अंदर मिलेंगे, इसका आपका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज दिवस। तो रिसेंटली 24 अप्रैल के दिन इस दिवस को मनाया गया, नेशनल पंचायती राज दिवस। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को पास किया गया था, जिससे 24 अप्रैल 1993 को इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया और हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन बन गया। तो हर एक स्टेट के ऊपर अभी फिलहाल एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है कि वो पंचायती राज के स्थापना करे अपने स्टेट्स के अंदर। तो ये 3 टायर सिस्टम है, जिसके अंदर विलेज के रीजन में आपको मिलेगा ग्राम पंचायत, फिर तालुका लेवल पे आपको मिलेगा पंचायत समिति, और जिला डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आपको मिलेगा जिला परिषद। तो फर्स्ट ये पंचायती राज दिवस मनाया गया था 2010 में, और प्राइम मिनिस्टर ने इस साल इस दिवस के मौके पर 2 प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। इसका नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को मॉनिटर करेगा, और सेकंड है स्वामित्व प्रोग्राम, जो कि रूरल हाउसिंग और रूरल लैंड होल्डिंग है उसको मैपिंग करेगा, जिससे जो भी फार्मर्स है उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल पाए। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंडिया में फर्स्ट ग्राम पंचायत कहाँ पे, कौन से स्टेट में, कब बना था, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंथोरियम। तो रिसेंटली इस प्लांट के प्रोडक्शन को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने मास प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दिए हैं बेंगलुरु के अंदर, जहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है। तो एंथोरियम प्लांट एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, और नासा ने भी इसको लिस्ट ऑफ एयर प्यूरिफायर प्लांट के अंदर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड मलेरिया डे। तो 24 अप्रैल के दिन WHO ने वर्ल्ड मलेरिया डे को सेलिब्रेट किया। इस साल की उसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो मलेरिया एक डिसीज है जो कि प्लास्मोडियम पैरासाइट से होता है, और इसके जो वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। 2015 के ईस्ट एशिया समिट में इंडिया ने एक प्लेज ली थी, कसम खाई थी कि हम 2030 तक मलेरिया को इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने मलेरिया के एलिमिनेशन के लिए एक इनिशिएटिव रन करती है, उसका नाम है दमन इनिशिएटिव। तो WHO ने कुछ 4 डिसीज के लिए कुछ डेट्स को स्पेसिफाई किया है, जैसे 25 अप्रैल के लिए मलेरिया डे है, तो वैसे 1 दिसंबर के लिए है वर्ल्ड एड्स डे, 24 मार्च के लिए है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, और 28 जुलाई के लिए है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है UNCTAD। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो उसने एक रिपोर्ट रिलीज किया फिलहाल, उसका नाम है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो UNCTAD के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेसिक्स में। तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का। ये रिपोर्ट करता है जनरल असेंबली को, यूनाइटेड नेशंस के और यूनाइटेड नेशंस के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का भी पार्ट है। तो हर साल UNCTAD रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, उसको हम देख लेते हैं। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, फिर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, और डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, इसको पब्लिश करती है UNCTAD। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। तो कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ सकता है 15% ऑफ GDP तक, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिलके। बट FRBM के जो ऑब्लिगेशन है वो कहते हैं कि 6% तक ही होना चाहिए। तो इसको टैकल करने के लिए पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को यूज करे। तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन यानी क्या, इस मेथड के अंदर गवर्नमेंट जो है RBI को ज्यादा करेंसी प्रिंट करने के लिए बोलती है, और उसके बदले गवर्नमेंट अपनी जो बॉन्ड्स है RBI को बेचती है, और मार्केट के अंदर जो पैसा आता है गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट करती है पुअर के स्कीम्स के लिए, फिर हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो वर्कर्स है उनके सब्सिडी के लिए। तो जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है वो इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन से कुछ अलग है। तो इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू बॉन्ड्स का सेल और परचेस करते हैं मार्केट से। यहाँ पे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के अंदर जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली RBI से बॉन्ड्स को सेल और परचेस कर रही थी। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे इन्फ्लेशन का रेट हाई हो सकता है इसके कारण, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के कारण, यानी क्या, जो महंगाई बढ़ सकती है, फिर इसकी इनएफिशिएंट स्पेंडिंग हो सकती है, कौन से सेक्टर में कितना स्पेंड करना है वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। फिर पहले भी 1991 में इसके कारण हमें क्राइसिस फेस करनी पड़ी थी, जैसे कि
बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस 1991 में। नेक्स्ट टॉपिक है एरोसोल लेवल्स हिट 20 ईयर लो। तो नासा की रिपोर्ट के अंदर एक पब्लिश हुआ है कि इंडिया के नॉर्थ इंडिया के अंदर जो एरोसोल लेवल है उसके अंदर गिरावट दिखाई दी है। तो नासा के मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर इसने इसको डिटेक्ट किया है। तो एरोसोल्स यानी क्या, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन जो कि गैस या फिर लिक्विड एनवायरमेंट में सस्पेंड करता है। ये आपको मोस्टली एटमॉस्फेयर के अंदर लोअर लेयर्स में आपको दिखाई देगा जो कि 1.5 किलोमीटर से भी नीचे होता है। फिर कुछ जो एरोसोल के जो पार्टिकल्स है आपको स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर भी मिलेंगे जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं। आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को पता होना चाहिए। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर होता है मेसोस्फीयर, उसके ऊपर होता है आयनोस्फीयर और सबसे ऊपर होता है एक्सोस्फीयर। तो एरोसोल्स के नेचुरल सोर्सेज भी है और ह्यूमन या फिर एंथ्रोजेनिक सोर्सेज भी है। तो नेचुरल सोर्सेज से एरोसोल जो निकलते हुए सी सॉल्ट जो कि वेव से निकलता है समुद्र के, फिर मिनरल डस्ट जो कि ब्लो होती है विंड से, और वॉल्केनिक इरप्शन से निकलता है आपके एरोसोल्स जो कि नेचुरल के अंदर आते हैं। फिर ह्यूमन एक्टिविटी से फिर एंथ्रोपोजेनिक से भी निकलते हैं जैसे कि सल्फेट, फिर नाइट्रेट, फिर कार्बोनेशियस एरोसोल्स या फिर फॉसिल फ्यूल के कंबशन से जो निकलते हैं वो भी आपको ह्यूमन एक्टिविटी से मिलते हैं। तो एरोसोल के इफेक्ट क्या क्या है, तो एरोसोल जो है एटमॉस्फेरिक केमिकल कंपोजिशन को ये अफेक्ट करता है, फिर विजिबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा, एयर की क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है एंड ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि इंसानों के अंदर हार्ट और लंग्स को यह डैमेज कर सकता है। फिर एरोसोल जो है वो न्यूक्लियर प्रोवाइड करता है क्लाउड्स के फॉर्मेशन को या फिर आइस के क्रिस्टल के फॉर्मेशन को। देन एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ एक मेजरमेंट है कि जो एरोसोल की जो पार्टिकल्स है कितना सनलाइट को एब्जॉर्व करता है और कितना इसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको बोला जाता है एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ। फिर गवर्नमेंट के सफर, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसने भी ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया की एयर क्वालिटी जो है जिसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर 10, फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अंदर गिरावट दिखाई दी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोहतांग पास। तो रोहतांग पास आपको मिलेगा इंडिया के हिमाचल प्रदेश के अंदर। यह हिमाचल प्रदेश का मैप आपको यहां पे मिलेगा, रोहतांग पास मनाली के जस्ट ऊपर। तो रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पास को ओपन किया है जो भी लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल के अंदर, उनको एसेंशियल सप्लाईज को पहुंचाने के लिए। तो रोहतांग पास आपको मिलेगा ईस्टर्न पीरपंजल रेंज ऑफ हिमालयस के अंदर। यह कनेक्ट करता है कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर रोहतांग पास आपको लेह मनाली हाईवे को भी कनेक्ट करता है जो कि नेशनल हाईवे 21 के अंदर आता है। तो रोहतांग पास के वेस्ट से निकलती है रावी रिवर जो कि कुल्लू हिल्स के अंदर से निकलती है। ये जो पास है 6 महीनों के लिए साल के 6 महीने के लिए स्नो बाउंड होता है और आर्मी ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए जो कि लद्दाख के अंदर डिप्लॉयमेंट के लिए ये यूजफुल है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इस पास के नीचे अटल टनल बना है जो कि 8.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल है और 3000 मीटर एल्टीट्यूड के अंदर दुनिया की सबसे लंबी टनल है ये। फिर बीआरओ के हम बेसिक्स में जाते हैं। तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्थापना किया था 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन्स के अंदर स्पीडी डेवलपमेंट के लिए। ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका प्लॉटिंग करना है आपके मैप के अंदर। तो बनिहाल पास, फिर बारालाचारा पास, कोटुला पास, रोहतांग पास, शिपकिला पास, जेलपला पास, नाथुला पास, लिपुलेख पास, खारदुंगला पास और बोमडीला पास। आपको इसको प्लॉट करना है आपके एटलस में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बस एंड कार प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है और जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट भी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, उसने इस नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि दिल्ली के अंदर और लेह के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रन करेगा। तो इंडिया के अंदर डिक्लेयर होने वाले फर्स्ट टाइम इसको डिक्लेयर किया गया इंडिया के अंदर। तो फ्यूल सेल के हम बेसिक्स में जाते हैं। फ्यूल सेल इस प्रिंसिपल पे चलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वेपर्स। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अंदर लेगा और इसका जो आउटपुट रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वेपर्स। इसके फायदे क्या क्या है फ्यूल सेल के,
तो फ्यूल सेल बहुत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करता है, और जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो तो ना के बराबर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। फिर बाकी के इंजन के मुकाबले इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसके लिए इसकी जो एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसको चार्जिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसका जो फ्यूल है जो कि हाइड्रोजन, उसकी जो रिसोर्सेज है ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि हाइड्रोजन हमें जो मिलता है वो हमें फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से मिलता है, तो इसके जो ग्रीन क्रेडेंशियल्स है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। देन हाइड्रोजन का हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, पेट्रोल से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, और जो व्हीकल जो मिलेंगे जो चलेंगे इस फ्यूल से वो ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। तो हाइड्रोजन के हम बेसिक्स में जाते हैं। सबसे लाइटेस्ट और सबसे फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये हवा से भी हल्का है और ये एटमोस्फेयर के अंदर ज्यादा राइज होता है, उसलिए प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाता। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटालिक, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस और हाईली कंबस्टेबल होता है। एक डायटोमिक ऐसे यानी कि H2 दो एटम से ये बनता है। यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा आपको मिलेगा हाइड्रोजन, और आपके सन और स्टार्स के अंदर भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा हाइड्रोजन। आपको पता है कि सन के ऊपर जो सोलर रेडिएशन होती है, जो सोलर एक्सप्लोजन जो होते हैं, वो हाइड्रोजन टू हीलियम के कन्वर्जन से होते हैं। देन जो मोलिकुलर हाइड्रोजन है अर्थ के ऊपर ज्यादा अवेलेबल नहीं है कन्वीनियंट नेचुरल रिजर्वायर्स के अंदर। जो मोस्टली जो हाइड्रोजन आता है वो पानी के फॉर्म में होता है, H2O के फॉर्म में, या फिर फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आपको मिलेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो रिसेंटली आसाम के अंदर बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नर रूल लागू करने की बात की जा रही है। तो जो स्टेट गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं BTAD के, जो कि 6 शेड्यूल के अंदर लाई होती है। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हम बेसिक्स में जाते हैं। तो 6 शेड्यूल के अंदर जो भी 4 स्टेट्स आते हैं, जैसे कि आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके अंदर जो ट्राइबल एरियाज है उनको रेगुलेट करने के लिए बना है 6 शेड्यूल। तो 6 शेड्यूल के अंदर मेंशन है कि इन ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल, जो कि इन काउंसिल्स को कुछ लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स देते हैं। तो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बाउंड्रीज को वो अल्टर कर सकते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगी, जिसके जो मेंबर्स होंगे नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, और इसके जो नॉट मोर देन 4 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे गवर्नर के द्वारा, और जो बाकी के जो मेंबर्स होंगे वो चुन के आएंगे अडल्ट सफरेज से। एक सेपरेट रीजनल काउंसिल के निर्माण की भी बात करता है 6th शेड्यूल। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 5th शेड्यूल के स्टेट्स कौन से, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सऊदी अरेबिया एबोलिश फ्लॉगिंग। तो फ्लॉगिंग यानी क्या, कोड़े मारना। तो रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने इस प्रैक्टिस को एबोलिश कर दिया है, और जो माइनर्स को जो डेथ सेंटेंस है उसको भी एबोलिश कर दिया सऊदी अरेबिया ने। तो सऊदी अरेबिया के अंदर कोई भी कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ नहीं है, जैसे कि इंडिया के अंदर कोडिफाइड लॉ है, इंडियन पिनल कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, CRPC है, CPC है, इनको बोलते हैं कोडिफाइड लॉ। तो इस सऊदी के अंदर कोई कोडिफाइड लॉ है नहीं। जो इंडिविजुअल जजेस जो बैठते हैं जस्टिस देने के लिए, वो शरिया लॉ को इंटरप्रेट करके अपनी सेंटेंस सुनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, ये मिडिल ईस्ट के अंदर है। यहाँ पे आपको मिलेगा इसके रेड सी, यहाँ पे आपको अरेबियन सी मिलता है, गल्फ ऑफ येमेन यहाँ पे है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर जो लॉस का जो कोडिफिकेशन है कब हुआ था और कौन से कम्युनिटी के द्वारा हुआ था। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल नोबल्स फॉर क्यूरी फैमिली। जो क्यूरी फैमिली है वो दुनिया की एकमात्र फैमिली है जिसके पास 4 नोबेल प्राइजेस है। तो इसको हम देख लेते, स्टडी कर लेते। 1903 में मेरी क्यूरी, इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, और वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट महिला थी जिनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये जो नोबेल प्राइज है उन्होंने शेयर किया था पेरी क्यूरी के साथ और बेक्वेरेल के साथ। इन्होंने काम किया था रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। देन 1911 में फिर से मेरी क्यूरी, इनको केमिस्ट्री का नोबेल मिला रेडियम एज एन प्योर मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर 1935 में केमिस्ट्री का नोबेल मिला आयरन क्यूरी इनको।
आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1903 में मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी यहाँ पे 2 नोबेल्स हुए। तो 1911 में एक नोबेल हुआ और 1935 में एक और नोबेल हुआ। तो यहाँ पे 4 जो नोबेल प्राइज है एक फैमिली को मिला है। तो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया के कौन से पर्सन को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज। नेक्स्ट टॉपिक है येमेन सेपरेटिस्ट। तो रिसेंटली येमेन के अंदर जो सेपरेटिस्ट है, जो अलगाववादी है, उन्होंने साउथ येमेन के अंदर सेल्फ रूल डिक्लेयर कर दिया है। तो आप मिडिल ईस्ट के अंदर आप येमेन देख सकते हैं, सऊदी के जस्ट नीचे यहाँ पे येमेन, यहाँ पे हाउथी रेबल्स है, यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। तो आपके लिए पे क्वेश्चन है कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन इसको एक स्टेट सेपरेट करता है। उस स्टेट का आपको नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है पिच ब्लैक 2020। तो ऑस्ट्रेलिया की एक मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इसका नाम है पिच ब्लैक 2020। तो इस साल इसको कैंसिल किया गया है कोविड-19 के चलते। तो 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने इसके अंदर शामिल हुई थी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का मैप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो रिसेंटली एक नॉन प्रॉफिट संस्था जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसने जो 2 की माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स को नोटिफाई किया, जिसका नाम है क्योंझार जो कि ओडिशा के अंदर है और सेकंड है अन्नूपुर जो कि एमपी के अंदर है। यहाँ पे इन दोनों के अंदर कृषि जो फैसिलिटीज को ओपन किया गया। कृषि फैसिलिटी यानी क्या, जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको संभालने के लिए। तो इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड को यहाँ पे यूज किया गया। तो क्योंझार जो ओडिशा के अंदर है, ये इंडिया का सबसे बड़ा आयरन ओर को प्रोड्यूस करता है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डीएमएफ के हम बेसिक्स में जाते हैं। तो एक एज एन ट्रस्ट इसको एस्टेब्लिश किया था एज ए नॉन प्रॉफिट बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा और माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंडर। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी पर्सन माइनिंग एक्टिविटीज के कारण जो भी अफेक्ट हुए हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना। इस फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो देते हैं जो माइनिंग लीज होल्डर्स, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देते हैं और इसका ऑपरेशन को कंट्रोल करता है स्टेट गवर्नमेंट। देन डीएमएफ इंप्लीमेंट करता है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जो कि लॉन्च की गई थी 2015 में। ये माइनिंग एरियाज के अंदर जो भी लोग हैं उनके वेलफेयर की ये योजना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो रिसेंटली यूएसए ने चाइना और रशिया के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया है जो कि सीटीबीटी को वायलेट करते हैं। तो सीटीबीटी क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं बेसिक्स में। तो 1996 में इसको स्टार्ट किया था सिग्नेचर के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जो कि हुई थी जेनेवा के अंदर, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एडॉप्ट किया। तो सीटीबीटी जो ट्रीटी है सभी टाइप के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को ये बैन लगाती है कहीं पे भी, और कोई भी किसी भी कंट्री को ये एक्टिविटी करने नहीं देती। तो 1996 में इसको ओपन किया था सिग्नेचर के लिए और 182 कंट्रीज ने इसको साइन भी किया है। और लेटेस्ट जो कंट्री सिग्नेचर करने वाली वो है घाना, जिसने साइन किया था 2011 में। तो ये ट्रीटी तब तक फोर्स में नहीं आती जब तक इसके एनेक्सर 2 के जो कंट्रीज है, जो 44 कंट्रीज है एनेक्सर 2 में, वो सभी इसको रेटिफाई नहीं करते। तो रेटिफाई करना यानी क्या, उन कंट्रीज के पार्लियामेंट के अंदर इनको पास करना चाहिए, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो एनेक्सर 2 के जो 44 कंट्रीज है उनमें से सिर्फ 36 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया है, 8 कंट्रीज का रेटिफिकेशन उसके अंदर बाकी है। तो कौन से कंट्रीज उसको हम देख लेते हैं। तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने अब तक इसको रेटिफाई नहीं किया। और जो 3 कंट्रीज जिन्होंने इसको साइन भी नहीं किया वो है इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तो इंडिया ने इसको इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी इंडिया इसको बोलती है, जो कि न्यूक्लियर हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करती है। तो सीटीबीटी अभी तक फोर्स में नहीं आई है। तो सीटीबीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी भी बनी, उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लोकेटेड है वियना, उसके अंदर हेडक्वार्टर्स है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो इंडिया ने फिलहाल फैसला लिया कि जो ऑयल प्राइसेस जो है कम हुए तो इंडिया अपनी जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसको फिल करेगा। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी क्या, ऑयल क्राइसिस के दरमियान जहां पे हम ऑयल को, क्रूड ऑयल को हम स्टॉक करके रख सकते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व।
तो इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम की एक एग्रीमेंट हुई थी, जिसके अनुसार जो भी मेंबर कंट्री से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगता है कि 90 डेज तक का जो ऑयल का स्टॉक उनके पास होना चाहिए इमरजेंसी होल्डिंग के तौर पे। तो इंडिया इस एजेंसी का एक एसोसिएट मेंबर बना है 2017 में। तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल लोकेशन हम देख लेते हैं। तो फिलहाल इंडिया के अंदर विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर, फिर मैंगलोर कर्नाटका के अंदर और पदूर कर्नाटक के अंदर आपको इन 3 जगहों पे मिलेंगे इंडिया के स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ने और 2 जगहों पे एडिशनल फैसिलिटीज को अनाउंस किया है, वो है चंदीखोल ओडिशा में और पदूर कर्नाटक के अंदर। तो ऑलरेडी जहां पे था इसकी कैपेसिटी डबल करने को कहा है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इन फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट और मैनेज करती है इंडिया की इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडियरी है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। तो आप मैप पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर में जो भी है वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है। यहाँ पे विशाखापट्टनम, यहाँ पे पदूर, यहाँ पे मैंगलोर। और जो ब्लू कलर में है वो अपकमिंग है, यहाँ पे चंदीखोल ओडिशा और पदूर कर्नाटका। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो रिसेंटली सिप्री, उसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने एक रिपोर्ट रिलीज किया, उसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इसके अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग जो कंट्री है वो है सबसे बड़ी यूएसए, उसके बाद चाइना और थर्ड है इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे 3rd रैंक पे आती है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो एब्सोल्यूट टर्म्स पे बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, बट एज एन पार्ट ऑफ जीडीपी वो कम हुआ है, क्योंकि इंडिया का जो टोटल जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ा है। तो 2019 के अंदर इस साल इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर टू जीडीपी था 2.4% ऑफ जीडीपी। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम बेसिक्स में देखते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर 1966 में। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंडिया सबसे ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स कौन से कंट्री से लेता है? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूहदार, एक लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर, इसको बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने कोविड-19 से लड़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन लेयर होल ओवर आर्टिक क्लोज। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने ये अनाउंस किया है कि आर्टिक के ऊपर जो ओजोन होल था वो अभी फिलहाल क्लोज हो गया है। तो जो क्लोजर के जो रीजंस थे वो पोलर वर्टेक्स बताए जाते हैं। तो ओजोन होल यानी क्या? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ऐसा रीजन जहां पे ओजोन लेयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत कम हो जाता है। तो ओजोन लेयर ये ऑक्सीजन के 3 एटम से बनता है, O3 जिसको बोलते हैं। ये आपको मोस्टली मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर 10 to 15 किलोमीटर के अर्थ सरफेस से। और ओजोन लेयर की खासियत क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेस को ये एब्जॉर्ब करता है, जो कि सन से निकलती है और इंसानों को स्किन कैंसर से बचाता है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार आर्टिक ओजोन लेयर के अंदर जो होल बना था उसके कुछ रीजंस थे, जैसे कि कोल्ड टेम्परेचर, फिर सनलाइट, फिर विंड फील्ड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये रेस्पॉन्सिबल थे आर्टिक ओजोन लेयर के डिग्रेडेशन के लिए। जो आर्टिक ओशन की जो आर्टिक रीजन के जो टेम्परेचर है वो मोस्टली एंटार्क्टिका से कम होते हैं, और सॉरी उससे ज्यादा नहीं होते। वहां का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एंटार्क्टिका, और वहां पे जो ओजोन होल्स है वो कम बनते हैं एज कम्पेयर टू एंटार्क्टिका। यानी आपको नॉर्थ पोल में कम आपको ओजोन होल्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू एंटार्क्टिका। ओके, तो ओजोन होल फॉर्मेशन होने का इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है पोलर वर्टेक्स, जो कि विंटर सीजन में आता है। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के रीजन में आपको मिलेगा। फिर पोलर वर्टेक्स यानी क्या? अर्थ के दोनों पोल्स के नजदीक आपको लो प्रेशर और कोल्ड एयर का रीजन मिलता है, जो अर्थ के पोल को सराउंड करता है, उसको बोलते हैं पोलर वर्टेक्स। ये पोलर वर्टेक्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, बट ये समर के दरमियान ये कमजोर होता है और विंटर के दरमियान ये स्ट्रांग होता है। जब पोलर वर्टेक्स जब स्ट्रांग होता है तब ओजोन होल क्रिएट होता है। तो आर्टिक के रीजन में आपको पोलर वर्टेक्स जो है यूजुअली आपको वीक मिलता है, एंटार्क्टिक में आपको स्ट्रांग मिलता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति। तो आईआईटी दिल्ली ने इस वेब बेस्ड डैशबोर्ड को डिजाइन किया, इसका नाम है प्रकृति,
जो कि कोविड-19 के प्रेडिक्शन करेगा, उसके स्प्रेड को उसको प्रेडिक्ट करेगा। तो इसका फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको प्रेडिक्शन देगा कोविड-19 के स्प्रेड की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चकमास एंड हेजोंग्स। तो रिसेंटली राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है कि जो भी चकमा और हेजोंग कम्युनिटीज है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, उनके फूड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दें। तो ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि जो चकमा हेजोंग जो कम्युनिटीज है, उनको जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट ने जाहिर किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे उनको बाहर रखा गया है। जो रिलीफ पैकेज है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पार्ट है। इस पैकेज के अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो भी लोग आते हैं, उनको फ्री में 5 केजीज व्हीट और राइस मिलेगा, इन एडिशन टू 5 केजी जो कि सब्सिडाइज रेट में मिलता है पीडीएस के अंडर। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो 1991 में इन चकमा हेजोंग जो कम्युनिटी के जो लोग थे, उनके जो भी रेशन कार्ड है वो इलीगली उनसे छीने गए थे, और उसी कारण उनको जो दिक्कत होती है फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करने के लिए, खरीदने के लिए। तो इनका हम बेसिक्स में जाते हैं। तो चकमा और हेजोंग जो है वो एथनिक पीपल है जो कि रहते थे चित्तगोंग हिल्स ट्रैक्ट जो कि आता है बांग्लादेश के अंदर। तो 1964 और 65 में कुछ डिस्टर्बेंसेस के कारण वो वहां से भाग के अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेटल हो गए। तो चकमा है आपको जो मोस्टली मिलेंगे बुद्धिस्ट, और जो हेजोंग्स आपको मोस्टली मिलेंगे हिंदू। आप ये फाउंड होंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, फिर वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के अंदर और म्यांमार के अंदर। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश दिया, डायरेक्शन दिया है कि चकमा और हेजोंग इनको सिटीजनशिप दिया जाए इंडिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजा रवि वर्मा। तो रिसेंटली 29 अप्रैल के दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। इंडिया के फेमस पेंटर थे जो कि त्रावणकोर के एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने इंडिया के जो देवी और देवता है उनके वेस्टर्न और क्लासिकल फॉर्म में उनको ड्रॉ किया, उनको पिक्चराइज किया, और इन्होंने इंडिया की जो पेंटिंग जो स्कूल है उसको यूरोपियनाइज किया। तो साल के 14th एज में राजा रवि वर्मा इनको त्रावणकोर के रूलर, उनका नाम था इलियम थिरुनल, इन्होंने स्कॉलरशिप दी, इन्होंने पैट्रोनाइज किया और उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया रामास्वामी नायडू जो कि एक रॉयल पेंटर थे। तो राजा रवि वर्मा इन्होंने मुंबई में अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने सेटअप की, और 1894 में उन्होंने सेकंड प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की लोनावला के अंदर, ये महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो इनको जो लिथोग्राफी जो पेंटिंग्स थे वो बहुत फेमस हुए, बहुत ज्यादा पैमाने पे, और इनको जो फेमस वर्स उसका हम नाम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दमयंती टॉकिंग टू स्वैन, फिर शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंता, फिर नायर लेडी एडोर्निंग हर हेयर, फिर शांतनु, फिर एंड मत्स्यगंधा, देन अर्जुन एंड सुभद्रा, फिर जटायु एंड लेडी लॉस्ट इन थॉट्स। ये सब आपको इनके फेमस पेंटिंग्स है, आप इनको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। इनको कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिले। तो जैसे कि 1873 में इनकी जो पेंटिंग थी जिसका नाम था नायर लेडी एडर्निंग हर हेयर, उसके लिए उनको गवर्नर का गोल्ड मेडल मिला, और वियना में उनको जो एग्जीबिशन लगा था उसके लिए उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिला। फिर 1904 में इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से केसर-ए-हिंद ये गोल्ड मेडल मिला, और 2013 में इनके ऑनर में मर्क्यूरीज प्लैनेट के ऊपर एक क्रेटर मिला, तो उसका नाम इनके नाम पे दे दिया गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। तो इंडिया ने इस डायलॉग में पार्टिसिपेट किया था जो कि वर्चुअली हुआ था, और 2010 से जर्मनी हर साल इस डायलॉग को होस्ट करता है, जिसके अंदर हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। तो इस साल इस डायलॉग को को चेयर किया था जर्मनी के साथ में यूनाइटेड किंगडम ने। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर 2020 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाले यूएनएफसीसीसी की। तो 2019 में COP25 हुआ था मैड्रिड स्पेन के अंदर। आपको इसका प्लॉट करना है आपके एटलस के अंदर। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस संस्था ने इंडिया की जो रैंकिंग थी रिलीजियस फ्रीडम के लिए उसको डाउनग्रेड कर दिया, उसको कम कर दिया है। उनकी लिस्ट का नाम है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। इंडिया ने कहा कि जो रिपोर्ट है इंडिया के खिलाफ बायस्ड है। तो USCRF के बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो एक इंडिपेंडेंट बायपार्टिसन यूएस की फेडरल गवर्नमेंट की एक कमीशन है जो कि
यूनिवर्सल फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ये प्रोटेक्ट करता है। यूएस कांग्रेस का एक एडवाइजरी बॉडी है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को डिक्लेयर किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है, और इसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है 7th पे इंडिया को रखा गया है, यानी इंडिया 7th वर्स्ट टेररिज्म हिट कंट्री यहाँ पे बताया गया है। तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जल शक्ति अभियान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस अभियान को इस साल एक्सपांड किया है वाटर के कंजर्वेशन के लिए। तो इस जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया था 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। इसका जो एम है वो है वाटर को कंजर्व करना और वाटर सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और वेरियस मिनिस्ट्रीज के कोलैबोरेशन से ये इंप्लीमेंट होता है। तो जल जीवन मिशन इसका एक पार्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जल जीवन मिशन, जो कहता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि हर एक रूरल हाउस होल्ड के अंदर पाइप ड्रिंकिंग वाटर को प्रदान किया जाए, उसको पहुंचाया जाए। तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम को जल जीवन मिशन के अंदर इसको सबस्यूम किया गया फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने के लिए हर एक रूरल हाउस होल्ड को। इसे कहा जाता है हर घर नल से जल। हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है साउथ एशिया सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम। तो साउथ एशिया जो कंट्रीज है, जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने भी इसको सपोर्ट किया है, इसका नाम है सैस्कॉफ, यानी साउथ एशिया सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम, जो कि कंडक्ट हो रहा है 2010 से। तो कंसोर्टियम है जहां पे मेट्रोलॉजिस्ट जो है, फिर जो हाइड्रोलॉजिकल जो एक्सपर्ट है साउथ एशियन कंट्रीज से, वो एक्सपर्ट मिलके वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, मानसून को फोरकास्ट करते हैं। जो भी हमारे साउथ वेस्ट मानसून है और नॉर्थ वेस्ट मानसून उसको फोरकास्ट करते हैं हर साल के लिए। तो इसके अंदर कंट्रीज आती है आपको मिलेगी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये सभी कंट्रीज सैस्कॉफ का पार्ट है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको हम देखते हैं डिटेल में। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना हुई थी 193 कंट्रीज है, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है ये, और इंडिया इसका मेंबर है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।